बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज हम 12वीं जमात के 11वें सबक मवासलात के जदीद ज़राए का मुताला करेंगे। मुसन्निफ़ का नाम है डॉक्टर हफीज़ुर रहमान। सिन्फ के एतबार से ये सबक एक मज़मून है और इस सबक पर ये हमारा पहला लेक्चर होगा। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर हफीजुर रहमान के बारे में बात करते हैं, उनका तारुफ पेश करते हैं। डॉक्टर हफीजुर रहमान 1936 में हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। जदीद साइंसी रुझानात की नशर व इशाअत का एहतमाम किया और इस अहम फरीज़ा को आपने बखुस्न खूबी अदा किया। असर हाजिर की ईजादात से अपने वतन के अवाम को रोशनास किया ताकि ताज़ा तरीन ईजादात से मुस्तफ़ीद हो सकें। सुल्तान उस्मान ने जामिया उस्मानिया में अंग्रेज़ी और दीगर ज़ुबानों की किताबों को उर्दू में तर्जुमा करने का एक शोबा कायम किया। उस शोबे में ख़ास तौर पर साइंसी किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया गया। डॉक्टर हफीजुर रहमान उस इदारे से मुंसलिक रहे। आपने ज़्यादातर साइंसी मज़ामीन को उर्दू का रूप दिया। डॉक्टर हफीजुर रहमान मारूफ मुतरज्जिम के नाम से जाने जाते हैं। मुसन्निफ़ ने सबक मवासलात के जदीद ज़राए में मवासलात के शोबे में अहद ब अहद तरक्की को इंतहाई जामे अंदाज में पेश किया है। मुसन्निफ़ का तर्ज़ तहरीर सादा, आसान और रवा है। ये मज़मून मुसन्निफ़ की इल्मियत और ज़ुबान पर कुदरत का मुँह बोलता सबूत है। अजीज़ तलबा, एक बात बताता चलूँ कि डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब के बारे में बहुत ज़्यादा जो मालूमात हैं वो दस्तयाब नहीं हैं। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और फिर उसके बाद तालीम के हवाले से कुछ मवाद नहीं मिलता और उनकी कोई तस्वीर भी ऐसी जो है वो दस्तयाब नहीं है कि जो आपको दिखाई जा सके। बहुत कम उनके बारे में लिखा गया है। बहरहाल एक आर्टिकल में जो उनके बेटे ने लिखा था उनकी वफ़ात के बाद, उसके मुताबिक आपकी वफ़ात 2020 में हुई कराची में और वो कोविड-19 की वजह से बीमार हुए और फिर उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। तो किताबों में उनकी तारीख़ वफ़ात नहीं लिखी, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि वो कोरोना वायरस की वजह से 2020 में उनका इंतकाल हुआ। अब चलते हैं जी, सबक का तारुफ पेश करते हैं कि आखिर इसमें मुसन्निफ़ ने क्या बताया है। तो कुछ निकात हैं जी। मवासलात की इब्तदाई तारीख़ का मुफस्सल बयान है। मवासलात के शोबा में जो इनकलाबी इक़दामात हुए उन पर बात की गई है। मकाम और वक्त के आमिल का खात्मा कैसे हुआ, अशिया के हुजम और वज़न में कमी कब और कैसे हुई, अशिया की कारकर्दगी में इजाफ़ा हुआ, मवासलात के शोबा में इनकलाब कैसे बर्पा हुआ, सस्ते मुअस्सर और फौरी ज़राए मवासलात क्या हैं, मुख्तलिफ साइंसी ईजादात का बयान है और इंसानी ज़िंदगी में सहूलियात जो हैं वो कौन कौन सी हैं और आखिर में मुस्तकबिल करीब की जो बशारतें हैं वो भी आपने दी हैं। तो आइए बात करते हैं उनके सबक की और पहला सफ़ा जो है, सफ़ा नंबर 1, उसको पढ़ते हैं और कुछ निकात की मदद से बात करते हैं। एक चीज़ बताता चलूँ कि चूँकि ये तकरीबन 6.5 सफ़ात पर मुश्तमिल सबक है, इसलिए हम एक सफ़ा जो है मुकम्मल आपको उसकी जो है उसको पढ़ेंगे। उसके कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी भी बताते जाएंगे और उसके बाद कुछ निकात जो हैं वो भी पेश करेंगे। मज़ीद बात एक और बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे निकात नहीं हैं जिनकी वजाहत मकसूद हो या फिर कोई बहुत गहरी बात जिसकी कोई लंबी चौड़ी तशरीह करना मकसूद हो, या फिर कुछ ऐसी बातें नहीं हैं कि जिनके हवाशी दरकार हों या उसका कोई पस मंज़र हो। ये जो सबक है ये खालिस मज़मून की हैसियत रखता है और इसमें ज़्यादा जो बातें हैं वो मालूमाती हैं। ठीक है,
بے شمار معلومات ہے اور ساری کی ساری مواصلات کے حوالے سے ہے۔ پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ کتاب میں یہ صفحہ نمبر 69 ہے، لیکن سبق کا یہ پہلا صفحہ ہے، تو پڑھتے ہیں جی اس کو۔ مواصلات کے جدید ذرائع۔ مواصلات کہتے ہیں جی پیغام رسانی کو یا نقل و حمل کو، یعنی پیغام لے کر جانا اور آنا۔ مواصلات شروع سے انسان کی ایک ضرورت رہی ہے۔ پہلے اس کام کے لیے خط دے کر قاصد بھیجے جاتے تھے۔ قاصد پیغام لے کر جانے والے کو کہتے ہیں، یا پھر نامہ بر کو کہتے ہیں۔ پھر گھڑ سوار دوڑائے جانے لگے۔ گھڑ سواروں کے ذریعے بہت دور دور تک پیغامات بھیجے جاتے تھے۔ دور دراز تک پیغامات بھیجنے کے لیے 10-12 میل پر منزلیں بنی ہوتی تھیں، جہاں تازہ دم گھوڑے موجود ہوا کرتے تھے۔ تو منزل جو ہے جی، اس کا لفظی جو منزلیں لکھا ہے یہاں پہ، یعنی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑاؤ کرنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، یا پھر کسی سفر کا ایک مرحلہ جب ختم ہو جاتا ہے تو جہاں پہ ختم ہوتا ہے اس کو بھی منزل کہتے ہیں۔ گھڑ سوار خطوط کا تھیلا لے کر، یعنی خط کی جمع ہے خطوط کا تھیلا لے کر اگلی منزل کو جاتے اور اسے وہاں کے گھڑ سوار کے حوالے کر کے واپس لوٹ آتے۔ اگلی منزل کا گھڑ سوار بھی ایسا ہی کرتا۔ اس طریقے سے سینکڑوں میل دوری تک خط پہنچائے جاتے۔ مسلمان حکمرانوں نے اپنے زمانے میں گھڑ سواری کے لیے مواصلات کے نظام کو بہت ترقی دی تھی۔ اس کے لیے ایک جداگانہ محکمہ قائم کر دیا تھا جو دیوان البرید کہلاتا تھا۔ دیوان البرید آپ کہہ سکتے ہیں محکمہ ڈاک کو، تو عربی میں اس کو دیوان البرید کہا جاتا تھا۔ بہت زمانے تک مواصلات یا پیغام رسانی کا کام کبوتروں سے بھی لیا گیا۔ خط اس کی گردن میں یا اس کے بازو میں باندھ دیا جاتا اور وہ اسے منزل مقصود پر پہنچا دیتا، یعنی اس منزل جو جہاں پہ پہنچنا مقصد ہوتا تھا۔ ان کے ذریعے سینکڑوں سال تک پیغام رسانی ہوئی، یعنی خط و کتابت یا پیغام بھیجنا اور لانا کبوتروں کے ذریعے ہوتا رہا۔ انہیں پہلی بار کس نے استعمال کیا اس کا تو علم نہیں، مگر یہ بات تاریخ کی کتابوں میں بکثرت موجود ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے انہیں پورے بلاد اسلامیہ میں استعمال کیا۔ بلاد اسلامیہ کا مطلب ہے اسلامی ممالک میں، شام، عراق، مصر اور ایران وغیرہ۔ ہندوستان کے مغل فرما روا جہانگیر نے بھی اس کام کے لیے کبوتر پال رکھے تھے۔ فرما روا حکمران، تو جہانگیر مغل بادشاہ جو تھا اس نے بھی اس کام کے لیے کبوتر پالے ہوئے تھے۔ بعد میں یورپ کے حکمرانوں نے بھی پیغام رسانی کے لیے انہیں استعمال کیا۔ جب سائنس کا دور شروع ہوا تو دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ مواصلات میں بھی بڑی ترقی ہوئی۔ گزشتہ صدی میں موٹر اور ریل ایجاد ہوئی۔ یہ موٹر سے مراد موٹر کار بھی کہتے ہیں اس کو، یہاں اس سے مراد ہے کار یا گاڑیاں۔ ریل تو آپ کو پتہ ہی ہے، ریل گاڑی جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاک بھی اس کے ذریعے بھیجی جانے لگی۔ انہی برسوں میں ایک ایسا آلہ ایجاد ہو گیا جس نے موٹر اور ریل کی محتاجی ختم کر دی، کیونکہ اس آلے کے ذریعے دور دور تک پیغام رسانی کی جانے لگی۔ وہ آلہ ٹیلی گرافی تھا۔ یہ ٹیلی گرافی کے اوپر ایک لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے بارے میں نیچے کہیں ہے۔ یہ انگریزی کا لفظ ہے ٹیلی گرافی، اور جو پیغام بھیجا جاتا تھا اس کو ٹیلی گراف کہتے تھے، جسے 1838 میں فلن مورس نے ایجاد کیا۔ یہ اس طرح کے سوالات معروضی کا حصہ ہو سکتے ہیں جی۔ پھر 1895 میں وائرلیس ایجاد ہو گیا۔ یہ بھی انگریزی کا لفظ ہے، وائرلیس یعنی جس کی تار نہ ہو، جو کسی تار کو واسطہ بنائے بغیر فضا میں پائی جانے والی ریڈیائی لہروں کے ذریعے پیغامات پہنچانے لگا۔ ریڈیائی لہروں کو انگریزی میں ریڈیو ویوز کہتے ہیں جی۔ انہی کی مدد سے آج جدید ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے۔ ان آلات کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے وقت کا عامل بھی ختم ہو گیا، کیونکہ یہ جن لہروں پر بھیجی جاتی ہیں ان کے سفر کی رفتار 1,86,000 میل 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، جبکہ زمین کا قطر اس سے بہت کم، صرف چند ہزار میل ہے۔
कुतर होता है जी वो खत मुस्तकीम जो दायरे के दरमियान से गुजर कर मुहीत के जो दोनों सिरों को मिलाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस दुनिया की जो चौड़ाई एक कोने से दूसरे कोने तक जो उसको कुतर कह सकते हैं, तो वो सिर्फ चंद हजार मील है। इसका मतलब है कि वो पैगाम फौरन पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है। अहम निकात से बात का आगाज करते हैं। सबसे पहली बात कि इंसानी बुनियादी ज़रूरत क्या थी? पैगाम रसानी। ये इंसानी बुनियादी ज़रूरत है। जहाँ इंसान रहते हैं उनको ज़रूरत पड़ती रहती है कि वो एक दूसरे को पैगामात भेजते रहें, कुछ बातचीत करें, गुफ्तगू करें, ना सिर्फ करीब करीब रहकर बल्कि दूर रहकर भी कोई तो ज़रिया होना चाहिए कि उनके दरमियान जो है बातचीत होती रहे। तो ये बुनियादी इंसानी ज़रूरत है। उसके तहत होता क्या था कि शुरू शुरू में कासिद जो थे वो भेजे जाते थे। किसी को कोई ऐसा बंदा जो खत लेकर जाता उसको कासिद कहा जाता है। इसको नामा बर भी कहते हैं, इसको पैगाम बर भी कहते हैं। जो कोई पैगाम लेकर जाए, खत लेकर जाए, कोई किसी किस्म की कोई पैगाम रसानी के हवाले से कोई काम करे तो उसको कासिद कह सकते हैं। अजीज तलबा, आपने उर्दू की गज़लों में ख़ास तौर पे कासिद का जिक्र बहुत सुना होगा, जो आशिक और महबूब के माबैन बातचीत का, गुफ्तगू का या ख़त किताबत का ज़रिया बनते हैं। लेकिन ये तो है शायरों ने उनको आशिक और महबूब के माबैन जो है उनका एक ताल्लुक़ बरकरार रखा है। लेकिन कोई आम आदमी भी अगर किसी अजीज़ रिश्तेदार का ख़त लेकर जाता है, या फिर डाकिया कह सकते हैं, आज जदीद दौर में डाकखाने का निज़ाम जो है, जो डाकिया है उसको भी कासिद कह सकते हैं, जो ख़त लेकर पहुंचाता है। तो कुछ कासिद जो थे उनका बंदोबस्त किया गया। कुछ लोगों को जो है इस तरह की एक तरह से ये मुलाजमत हो गई। तो वो घुड़ सवारों पर वो सफ़र करते थे और कुछ मनाजिल बनाई जाती थी घोड़ों की। या ज़ाहिर है कि अगर दूसरे मुल्क में कोई ख़त भेजा जाएगा तो एक बंदा तो बेचारा जाकर वापस शायद महीनों में आए। तो मनाजिल होती थी, एक बंदा एक ख़ास जो है सफ़र करता, ख़ास एक मंजिल तक जाता और फिर अपना खतूत का थैला जो वहाँ पर मौजूद होता उसको देता और वापस आ जाता। फिर वो आगे सफ़र करता। तो इस तरह कई लोग थे जिनसे होता हुआ वो एक ख़त या खतूत का थैला जो है वो मंजिल मकसूद पर पहुँचता और फिर अपनी अपनी मनाजिल तक वो सारे ख़त जो है वो पहुँच जाया करते थे। तो शुरू शुरू में इस तरीके से ख़त व किताबत का सिलसिला होता था और एक ख़त बाज़ औक़ात हफ्तों और बाज़ औक़ात महीनों लग जाते थे उनको अपने मंजिल मकसूद पर पहुँचते पहुँचते। फिर क्या हुआ कि मुसलमान हुक्मरानों ने अपने ज़माने में इस निज़ाम को मज़ीद तरक्की दी और एक जुदागाना महकमा कायम किया जिसका नाम था दीवानुल बरीद। फिर बहुत ज़माने तक ये सिलसिला जारी रहा और कहते हैं कि किसी ज़माने में कबूतरों से भी ये काम लिया जाता था, हाथ उसकी गर्दन से या उसके बाजू पर बांध दिया जाता था या उसके पाँव के साथ बांध दिया जाता था। अब सवाल कुछ कुछ लोग पूछते हैं ये कैसे मुमकिन हो सकता है जी? कबूतर को कैसे पता कि जी फलां जगह पे जाना है? तो इन कामों के लिए कुछ ख़ास नस्ल के कबूतर होते थे और उनको बाकायदा सिखाया जाता था, उनको उस जगह पे जाके उड़ाया जाता था, फिर वो अपने घर आ जाते थे। फिर जाके उड़ाया जाता था, फिर अपने घर आ जाते थे। तो हर एक मंजिल के लिए अलग-अलग कबूतर होते थे जिनको पता होता था कि हमारा ठिकाना या हमारी मंजिल कौन-सी है। बहरहाल हमारा ये बहस का मौजू नहीं है कि वो कबूतर कैसे पहुँचते थे और उनकी तरबियत कैसे होती थी। मुख्तसर ये कि कबूतरों से भी पैगाम रसानी का काम लिया जाता था और ये हमने किताबों में भी पढ़ा है, तारीखी जो कहानियाँ हैं उनमें भी देखा है। और पहली बार किसने कबूतरों का इस्तेमाल किया, ये अभी तक तहकीक तलब बात है, कुछ यकीन से नहीं कह सकते।
لیکن یہ بات درست ہے کہ مسلمانوں نے خاص طور پر پورے اسلامی ممالک میں ایک دوسرے کو خط و کتابت کے حوالے سے کبوتروں کا استعمال کیا ہے، اور اس میں ذکر بھی آیا جی مغل فرما روا جہانگیر نے خاص طور پر اس کام کے لیے کبوتر پال رکھے تھے۔ بعد میں پھر یورپ والوں نے بھی اس کا استعمال کیا، تو پورے بلاد اسلامیہ میں یعنی تمام اسلامی ممالک میں کبوتر جو ہیں وہ حکمران خاص طور پہ یہ کام کرتے تھے، کیونکہ وہ مہنگے ترین اور خاص نسل کے کبوتر اور ان کی تربیت جو ہے اس کا خرچہ اٹھا سکتے تھے، عام شاید لوگ ایسا نہ کر پائیں۔ پھر سائنسی دور کے آغاز کی بات ہوتی ہے، جب سائنس کا دور شروع ہوتا ہے تو پھر مواصلات میں مزید ترقی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس ترقی میں سب سے پہلے موٹر اور ریل جو ہے اس کو ایجاد کیا گیا، یعنی گاڑیاں بن گئیں، اور پھر ریل گاڑی جو ہے اور پٹریاں بچھائی گئیں اور ان پر ٹرینز جو ہیں وہ چلائی گئی۔ یہ بھی کام شروع میں ہوا۔ جب سائنس کا دور شروع ہوا تو گھڑ سواروں کی محتاجی ختم ہو گئی، یا پھر یوں کہہ لیں کہ قاصد کی ضرورت تو پھر بھی رہی ڈاکی کے طور پہ، لیکن وقت جو ہے وہ اب کم لگتا تھا، گاڑیاں اور ٹرین یا ریل جو ہے وہ جلدی پہنچ جاتی ہے، اور اس طرح پیغام رسانی میں کچھ آسانی ہونے لگی۔ پھر ایک آلہ جو ہے وہ آ گیا، اور وہ آلہ جو تھا وہ تھا ٹیلی گرافی کا۔ تو ٹیلی گرافی در حقیقت شروع میں کچھ اشاروں کی مدد سے پیغامات بھیجے جاتے تھے، وہ اشارے جو ہے وہ طے کر لیے جاتے تھے کہ جی فلاں کام کے لیے فلاں اشارہ، فلاں میسج کے لیے فلاں اشارہ، یا فلاں بات کرنی ہو تو فلاں قسم کا اشارہ ہوگا۔ تو بہت عرصہ ان سے بھی کام لیا جاتا رہا۔ پھر اس میں ذکر آیا جی 1838 میں فنلے مورس نے اس کو ٹیلی گرافی کو ایجاد کیا تھا، اور اس کے بعد 1895 میں وائرلیس ایجاد ہو گیا۔ وائرلیس، یہ وائرلیس کا مطلب انگریزی کا لفظ ہے، وائرلیس کا مطلب ہوتا ہے جی جس کی تار نہ ہو۔ تو یہ ایک ایسا آلہ تھا جس کے ساتھ کوئی تار منسلک نہیں تھی اور اس کے بغیر یہ کام کرتا تھا، اور اس کے ذریعے سے اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وقت کا عامل بھی ختم ہو گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پلک جھپکتے میں فوراً اپنا جو پیغام ہے وہ بھیجا جا سکتا تھا۔ کچھ دو شعر حوالہ جات کے حوالے سے تشریح میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ قاصد کے حوالے سے میں شعر ایک پیش کرنا چاہوں گا۔ آتی ہے بات بات مجھے بار بار یاد، کہتا ہوں دوڑ دوڑ کے قاصد سے راہ میں۔ اور ایک اور شعر کبوتر کے حوالے سے، جن کے لائے ہوئے سندیس بلائے نہ گئے، مدتوں سے وہ کبوتر کبھی آئے نہ گئے۔ تو چلتے ہیں جی اگلے صفحے پر، سبق کے صفحہ نمبر 2 پر۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے جی وائرلیس کی ایجاد کا اصول یہ ہے کہ سورج سے نکلنے والی 3 قسم کی لہروں میں سے ایک قسم برقی مقناطیسی لہریں ہیں، جن کو یہ نیچے لکھا ہے جی الیکٹرو میگنیٹک ویوز انگریزی میں ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ 3 قسم کی ہیں جو سورج سے نکلتی ہیں جی، ٹھیک ہے، جو ریڈیائی لہریں بھی کہلاتی ہیں، جبکہ بقیہ 2 لہریں روشنی اور حرارت ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک قسم برقی مقناطیسی الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے، اور 2 ہیں روشنی اور حرارت۔ روشنی، یہ میں اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں، برقی مقناطیسی لہریں، روشنی اور حرارت۔ ان لہروں کو سمجھنے کے لیے آپ پانی کی سطح پر اٹھنے والی لہروں کو تصور میں لائیں۔ تالاب میں ڈھیلا پھینکیں، یعنی کوئی پتھر پھینکیں، مٹی کا کوئی ڈھیلا، جو مٹی سخت ہو جائے اور پتھر کی طرح ہو جائے اس کو ڈھیلا کہہ سکتے ہیں۔ پھینکتے ہی اس کے پانی میں خلل پیدا ہوتا ہے، خلل۔ تو خلل جو ہے اس کا مطلب ہے بگاڑ پیدا ہونا، جس سے اس کے چاروں طرف پہ در پہ لہریں اٹھنے لگتی ہیں، یعنی اوپر تلے لہریں اٹھنے لگتی ہیں، اور وہ یک کے بعد دیگری، یعنی ایک دوسرے کے بعد ایک
तालाब के किनारों की तरफ फैलने लगती हैं। तो शायद आपने भी ये बचपन में ये काम किया हो, लेकिन हम तो किया करते थे। किसी तालाब के पास या किसी जौहड़ के पास जब खड़े होते थे तो एक पत्थर फेंकते थे और उसमें ज़ोर से हम उसको फेंकते थे। तो होता क्या था कि बाज़ औक़ात तो वो पत्थर पानी के ऊपर ऐसे उछलता हुआ जाता, और अगर सीधा भी लगता तो पानी में एक एकदम से खलल पैदा होता, कि बिगाड़ पैदा होता, और लहरें उठती जो कि तालाब के किनारों तक आती थी। ठीक है, तो वो लहरें फैल जाती थी चारों तरफ उस जगह पे, उस जगह से जहां पत्थर फेंका जाता था। तो बिल्कुल यही उसूल जो है ये फिजा में इस तरह की लहरें पैदा होती हैं। लिखा है कि फिजा में भी पानी की लहरों की तरह की रेडियाई लहरें होती हैं। खामोश फिजा में किसी भी किस्म की आवाज़ इन लहरों में तालाब के पानी की तरह खलल पैदा करती हैं। इस खलल के रूनुमा होते ही रेडियाई लहरें उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देने की सलाहियत रखती हैं, खा वो जगह बहुत दूर हो। वायरलेस जो इस उसूल पर काम करता है, उसके जरिए पैगाम सिर्फ भेजा नहीं जाता बल्कि वसूल भी किया जाता है। यानी आप भेज भी सकते हैं, वसूल भी कर सकते हैं। लिहाजा इसके जरिए पैगामात का तबादला करने के लिए वायरलेस का 2 सेटों का होना जरूरी, यानी एक नहीं 2 होंगे तो दोनों की आपस में जो पैगाम रसानी हो सकेगी। उनमें एक सेट फर्ज कीजिए कि कराची में है और दूसरा हैदराबाद में। दोनों सेटों की बनावट बिल्कुल एक जैसी होगी और दोनों एक असूल पर काम करेंगे। दोनों सेटों में एक एक माइक्रोफोन होता है। ये माइक्रोफोन जो है, ये छोटा फोन कह लें आप, उसको माइक्रोफोन कहा जाता है। वो बिजली के तार से मुंसलिक होता है जो बैटरी से भी काम कर लेता है। तार अपने दूसरे सिरे पर एक ट्रांसमीटर से मुंसलिक होता है। ये ट्रांसमीटर पैगाम भेजने का एक आला होता है। ट्रांसमीटर के दूसरे सिरे पर एरियल का तार होता है। ये एरियल का तार भी होता है जी, वो तार जो फिजा से बरकी लहरें हासिल करता है। ठीक है, एरियल का तार मुंसलिक होता है। कोई पैगाम दूसरे वायरलेस सेट पर भेजने के लिए अपने वायरलेस सेट को मुंह के करीब लाकर पैगाम के जो अल्फाज मुंह से अदा किए जाते हैं वो सबसे पहले उसके माइक्रोफोन या माइक भी कह लें, जदीद लफ्ज़ों में ये जो माइक होते हैं जिनसे आप बात करते हैं उसको भी माइक्रोफोन कह सकते हैं, तो माइक्रोफोन में दाखिल होते हैं। माइक्रोफोन से वो इर्ताश में तब्दील होकर, इर्ताश कहते हैं हरकत या फिर थरथराहट, तो एक थरथराहट सी होती है, हरकत सी होती है, तो इर्ताश में तब्दील हो के अंदरूनी तार के जरिए वायरलेस के ट्रांसमीटर में पहुंचते हैं। वहां से वो बाहर निकलकर रेडियाई लहरों की सूरत में हवा में चारों तरफ फैल जाते हैं। हैदराबाद में रखे हुए उसी बनावट के वायरलेस सेट में जो रिसीवर होता है, रिसीवर अंग्रेजी का लफ्ज है यानी वसूल करने वाला, वो इस आवाज को रेडियाई लहरों की सूरत में वसूल करता है। वायरलेस सेट के अंदर जो एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर बरकी लहरों को ताकतवर बनाने वाला एक आला होता है, इन लहरों को ताकतवर बना देता है। फिर वो लहरें वायरलेस सेट के लाउड स्पीकर में पहुंचती हैं जो उसे सुनने के लायक बना देता है। फिर जी जिक्र है जी मार्कोनी ने, ये नाम है उसका जिसने वायरलेस को इजाद, मार्कोनी ने वायरलेस बनाने में पहली कामयाबी 1895 में हासिल की, मगर उस वक्त तक उसके जरिए अल्फाज नहीं बल्कि सिर्फ खटखट खड़खड़ की आवाज भेजने में कामयाबी हासिल की, और वो भी सिर्फ चंद गज की दूरी तक। फिर उसने ट्रांसमीटर में एरियल का तार लगाया तो आवाज बहुत दूर तक जाने लगी। एरियल की मदद से उसी साल उसने 150 मील तक आवाज पहुंचा दी। वायरलेस को सबसे पहले बहरी जहाजों यानी जो शिप होते हैं समंदर में चलने वाले, सबसे पहले बहरी जहाजों के दरमियान पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल हुआ। ये वाकया 1897 का है। फिर इसे ज्यादा आम इस्तेमाल की खातिर टेलीग्राम भेजने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। उसकी खातिर जगह जगह तार घर कायम किए गए। तो ये मैं बताता चलूं कि टेलीग्राफ को उर्दू में तार कहते हैं और टेलीग्राफी के जिस जगह से भेजा जाता था उसको तार घर
कहते थे। आपने अक्सर सुना होगा पुरानी फिल्मों में कि जी फलां का तार आया है, फलां का तार आया है, तो वो मुज़क्कर है और वो पैगाम है और वो उसको टेलीग्राफ कहते हैं। तो अहम निकात की मदद से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी कि पिछली स्लाइड पे या पिछले सफ़े पर वायरलेस के ईजाद होने की बात की गई थी। तो इस सफ़े पे उसका उसूल बताया गया है कि वो काम कैसे करता है। तो सूरज से निकलने वाली 3 किस्म की लहरों का जिक्र किया गया है। एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, जिनको मकनातीसी लहरें, बरकी मकनातीसी लहरें कहते हैं, और फिर उसके बाद रोशनी और हरारत। तो ये फैलती कैसे हैं? तालाब के पानी की मिसाल दी गई है कि जिस तरह पानी में, तालाब में आप कोई पत्थर फेंके तो उसकी लहरें चारों तरफ, किनारों तक फैल जाती हैं, चारों तरफ, ठीक है, और किनारे से लग कर ही वो खत्म होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो रेडियाई लहरें होती हैं, ठीक है, जिनका जिक्र आया है, ये भी बिल्कुल उसी तरह फैलती हैं। ये नजर नहीं आती लेकिन फिजा में ये फैल जाती हैं और बड़ी तेजी के साथ फैलती हैं। तो इनमें भी एक तरह से खलल पैदा होता है, ठीक है। यानी इन लहरों को समझने के लिए उन्होंने पानी के तालाब में बनने वाली लहरों की मिसाल दी है। बिल्कुल उसी तरह खामोश फिजा में किसी भी किस्म की आवाज़ जब पैदा होती है तो इन हवाई लहरों में तालाब के पानी की तरह का एक खलल पैदा होता है, एक बिगाड़ पैदा होता है। तो इस बिगाड़ के रूनमा होते ही जो रेडियाई लहरें हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देने की सलाहियत रखती हैं। हाँ, वो जगह बहुत दूर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर वायरलेस के काम करने का असूल जो है उस पर बात की गई है कि ये वायरलेस काम कैसे करता है। ये एक आला है जो बगैर तार के होता है। तो इसके लिए 2 सेट लाजमी होने चाहिए, एक भेजने वाला और एक वसूल करने वाला। और फर्ज करते हैं कि एक कराची में है और दूसरा हैदराबाद में है, तो दोनों सेटों की बनावट या मॉडल एक जैसा होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए, और जो कि एक ही असूल पर दोनों काम करते हों। तो दोनों सेटों में एक एक माइक्रोफोन भी होता है, वो बिजली के तार से मुंसलिक होता है और जो बैटरी से भी काम कर लेता है। फिर जो एक ट्रांसमीटर भी होता है, ठीक है, जिसका काम है कि पैगाम भेजने का जो आला है जिसकी मदद से आप पैगाम भेजते हैं, तो वो भी वो जो तार है अपने दूसरे सिरे से ट्रांसमीटर से मुंसलिक होता है, और ट्रांसमीटर के दूसरे सिरे पर एक एरियल होता है। जैसे कभी किसी ज़माने में एंटीना होते थे जिनसे टीवी पर चैनल आया करते, तो इस तरह के जो है ना एरियल का तार जो है मुंसलिक होता है। फिर कोई पैगाम दूसरे वायरलेस सेट पर भेजने के लिए अपने वायरलेस सेट को मुंह के करीब लाकर पैगाम के जो भी अल्फाज बोलता है तो वो सबसे पहले उसके माइक में जाते हैं, माइक्रोफोन में दाल होते हैं। फिर माइक्रोफोन से वो एक तरह से थरथराहट की सूरत में तब्दील होकर अंदरूनी तार के जरिए वायरलेस के ट्रांसमीटर में पहुंचते हैं। वहां से वो बाहर निकलकर फिर रेडियाई लहरों की सूरत में वो फिजा में फैल जाते हैं, और इस तरह फिर जहां आप पहुंचाना चाहते हैं उसी मॉडल के, उसी उसूल पर काम करने वाले वायरलेस जो है वो फिर उसको रिसीव कर लेता है। उसी बनावट का होता है, वो चाहे किसी भी शहर में हो, कहीं भी हो, तो वो उसको वसूल करता है और उसकी आवाज़ को रेडियाई लहरों की सूरत में वसूल करता है। और फिर उसी सूरत में वो जिस तरह वो एक वायरलेस से निकलता है उसी सूरत में वो दूसरे वायरलेस में फिर वापस जाता है। तो वायरलेस सेट के अंदर जो एम्पलीफायर होता है फिर वो उन लहरों को इंतहाई ताकतवर बनाता है, और फिर वो लहरें वायरलेस सेट के लाउड स्पीकर में पहुंचती हैं जो उसे सुनने के लायक बना देती हैं। तो ये तरतीब मैंने दी है जी, माइक्रोफोन, फिर ट्रांसमीटर, फिर एरियल, फिर रिसीवर, फिर एम्पलीफायर, फिर लाउड स्पीकर, ठीक है। तो इस तरीके से वायरलेस जो है इन असूलों पर काम करता है। फिर मार्कोनी का जिक्र है जिसने वायरलेस को इजाद किया और उसने 1895 में इसको जो है इजाद किया है। तो सबसे पहले वायरलेस सेट के जरिए ये बताया गया है कि खट खट खड़ खड़ की आवाज़ें आती थी, और
پھر اس نے یعنی ساؤنڈ اتنی کلیئر نہیں ہوتی تھی، اور وہ بھی چند گز کی دوری تک۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر میں ایریل کا تار لگایا اور آواز پھر دور تک جانے لگی، ٹھیک ہے۔ اور ایریل کی مدد سے اسی سال اس نے 150 میل تک آواز پہنچا دی۔ پھر اس نے یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ پہلے پہل جو بحری جہاز سمندروں میں سفر کرتے تھے ان کے درمیان پیغام رسانی کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، کیونکہ آواز یا ساؤنڈ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی تھی، تو صرف کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ کی آوازیں آتی تھی، تو اس طرح کچھ آوازوں کو اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ واقعہ ہے 1897 کا۔ اور پھر اسے زیادہ عام استعمال کی خاطر ٹیلی گرام بھیجنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا، اور جگہ جگہ اس کے خاطر کچھ تار گھر بنائے گئے، یا ٹیلی گراف کے کچھ ایسی جگہ قائم، دفتر بنے جہاں سے یہ ٹیلی گراف بھیجا جاتا تھا۔ تو عزیز طلبہ، 2 صفحات تک اس لیکچر کو محدود رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ میں آپ کو سمجھانے میں اور بتانے میں کامیاب رہا ہوں گا، لیکن آخر میں ایک میں آپ کو ایک آیت جو ہے وہ حوالہ جات کے طور پہ پیش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ زمین کی سیر کرو اور کائنات میں جو کچھ ہے اس کی تسخیر کرو۔ تو یہ میں نے اس لیے پیش کی ہے کہ دیکھیں کہ جیسے ہی سائنسی دور شروع ہوتا ہے تو انسانوں نے اس کائنات کو تسخیر کرنے کا ارادہ کر لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان اس کو تسخیر کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور آخر میں اسی حوالے سے ایک شعر کہ لگا دی کاغذی ملبوس میں مہر ثبوت اپنی، بشر کے نام کر دی ہے خدا نے کائنات اپنی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔